हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे परमाणु व अणु का पार्ट सेकंड में। जैसा कि हम पहले एक पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, उस अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है, उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम बात करेंगे। तो पहले लाइटर ले लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि परमाणु की खोज की गई किसके द्वारा, तो डाल्टन साहब के द्वारा। डाल्टन साहब ने 5 अपने नियम बताए, जो मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। उसके बाद में जे जे थॉमसन साहब आए, और थॉमसन साहब ने परमाणु के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे तरबूज वाला बोला जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद में आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने मॉडल में एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर जो एल्फा कण हैं उनको बमबारी कराई। उससे क्या हुआ, तो उससे हुआ ये कि जब एक सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की जो बौछार हुई, तो उससे एल्फा जो कण हैं वो धनावेशित कण क्या होते हैं, हीलियम कण। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्फा कण क्या है, तो धनावेशित हीलियम कण है। इन्होंने जब धनावेशित हीलियम कण ने सोने की पिन्नी पर क्या किया, बौछार की, तो देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अल्फा कण निकला और यहाँ से ये सीधा निकल गया। लेकिन यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि ये वाला जो अल्फा कण है, ये डायरेक्ट बीच में टकरा के पीछे को साइड से लौट के आया, और ये जो ये वाला है, ये पीछे को बिल्कुल लौट के आ गया। तो इन्होंने इस आधार पर ये बताया कि अल्फा कण जो पन्नी पर टकराया है, तो पन्नी के अंदर जो भी परमाणु है, उस परमाणु का अंदर का जो भाग है, यानी परमाणु के अंदर जो भाग है, वो कुछ कुछ भाग क्या है, वहां पर द्रव्यमान है, अर्थात पूरा भाग खाली नहीं है। जे थॉमसन साहब ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर भी कुछ भाग है, क्योंकि 1200 में से एक 12,000 में से एक जो कण था, एल्फा कण, वो लौट के आया था। उन्होंने इस आधार पर बताया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से जब ये जाएगा, तो ये दोबारा से लौट के आ जाएगा उसी दिशा में। तो तेज गति से चलते रहे अधिकतर एल्फा कण सोने की पिन्नी से सीधे निकल गए, यानी कि जो अधिकतर तो निकल गए, लेकिन 12,000 में से एक कण लौट के आ गया। तो और कुछ एल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे छोटे कोण से मुड़ गए, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया 12,000 में से एक कण वापस आ गया। और उसके बाद में क्या है, परिणाम उन्होंने इस आधार पर बताया कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है। मैंने अभी बताया कि जो ये अल्फा कण है, वो अधिकतर कैसे चलेगी, सीधे चलेगी। तो उन्होंने इसी पर परिणाम बताया कि अधिकतर भाग परमाणु का खाली है। ठीक है, और दूसरा बताया कि परमाणु में बहुत कम धनावेश है। क्यों, क्योंकि जो धनावेशित हमने क्या, अल्फा कण छोड़ा था और वो लौट के आ गया उससे। ठीक है, परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के कम आयतन में सीमित है, बहुत ही कम छोटे से आयतन में क्या है, सीमित है। ठीक है, उसके बाद में इनके एक शिष्य हुए नील्स बोर। तो आपसे केवल इतना पूछा जाएगा पेपर में। देखो, जब रेलवे का पेपर होता है तो उसमें लिमिटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने ये भी याद कर लिया, तो इसमें से आप 100%, अगर 20 क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 के 20 क्वेश्चन याद करके आएंगे, अगर आपने ये जो कंटेंट है इसको फॉलो किया है। ठीक है, उसके बाद आए इनके शिष्य नील्स बोर। क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ कमियां रह गई थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, तो उन्होंने फिर उसके बाद में अपना दूसरा परमाणु मॉडल दिया। इसने नील्स बोर ने नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि नील्स की जो परमाणु है, वो एक परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। यानी बोर की जो नील्स बोर है, उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए मॉडल दिया। ठीक है, इनके अनुसार जो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित सेल मतलब यहाँ पर कक्षा या कोश कह लें, सेल में चक्कर लगाते हैं। यानी कि ये हमारा परमाणु, ये है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या है, ये सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड, ये थर्ड, और इसमें ये काले काले डॉट क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, जिनको इलेक्ट्रॉन की कक्षक या कोश कहा गया है। इनको हम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने बताया था
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा की हानि करते हैं, और इस आधार पर क्या होता है, वो ऊर्जा की हानि करेंगे तो ये नाभिक में गिर जाएंगे और इससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा यानी अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। तो नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं तो वे अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं, जिससे कि परमाणु स्थिर बना रहता है। इन कोषों को इन्होंने क्या नाम दिया, इन कोषों को नाम दिया ऊर्जा स्तर। और इन ऊर्जा स्तरों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। इन ऊर्जा स्तरों को KLMN या 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नील्स बोर के द्वारा परमाणु मॉडल में जो ऊर्जा कक्षक थे या ऊर्जा स्तर थे, उनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो KLMN के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद में आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो न्यूट्रॉन की खोज की गई एक जे चैडविक नामक वैज्ञानिक हुए हैं, इनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि इन्होंने बताया कि यह एक अनावेशित अर्थात उदासीन कण है, जिसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पिछले ALP में पूछा गया 2024 में, कि क्रम से लगाने के लिए पूछा गया क्या, कि इलेक्ट्रॉन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को क्रम में लगाने के लिए बोला गया कि कौन सा अधिक भारी है। तो मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन है वो सबसे ज्यादा भारी है, तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा भारी कौन है, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही लगभग ये है। तो सबसे ज्यादा भारी तो प्रोटॉन है, उसके बाद में न्यूट्रॉन, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा भारी तत्व कौन सा है, तो प्रोटॉन, उसके बाद में न्यूट्रॉन, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सबसे कम भारी जो तत्व है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो हम नई वीडियो लेकर आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब आप ये पूछा जाएगा कि इसे न्यूट्रॉन, चैडविक साहब ने बताया कि न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। अब बात आती है कि विभिन्न जो कक्षा होती है, मैंने अभी बताया था कि नाभिक के चारों ओर क्या होती है, सेल्स होती हैं, और सेल्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन किया गया है। हम अभी जो कंटेंट है वो तैयार कर रहे हैं, जैसे 20 महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर काम चल रहा है, मैं जल्द ही उसको वीडियो को लेकर आऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हैं इसी के आधार पर जो हमारा कंटेंट है बिल्कुल सेम टू सेम, ये लाइन की लाइन फंसेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं, इससे बताएंगे कि जो विभिन्न कक्षाएं या जो नाभिक के चारों कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस नियम के आधार पर, तो बोर और बरी के नियम के आधार पर करते हैं। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को हम 2n² के सूत्र के आधार पर ही बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को किस सूत्र के आधार पर बढ़ते हैं, तो 2n² सूत्र के आधार पर बढ़ते हैं। जबकि हमें ध्यान रखना है कि सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिससे जिन्हें बोला जाता है अष्टक इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है केवल। दूसरा है हीलियम, हीलियम के कितना है, 2 परमाणु क्रमांक और 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। इस प्रकार से ये यहाँ पर दे रखे हैं कितने, 18 तत्व हैं। ये आर्गन है, आर्गन का ये नाभिक, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो इस प्रकार से आपको केवल देखो वहां पे आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना, केवल आपको कंटेंट पढ़ना है, बिल्कुल एग्जाम में, एग्जाम से रिलेटेड लाइन बाई लाइन, आपको लाइन बाई लाइन याद करनी है, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अभी पेपर दिए हैं मैं आपको दिखा दूंगा सबूत के साथ में कि मेरे जो मैंने टेक्नीशियन 3rd का पेपर दिया है उसमें 40 में से 39 क्वेश्चन साइंस के ठीक हैं, जिसमें मेरे मैथ के, अगर मेरे मैथ का एक क्वेश्चन और सही होता तो मैं आज ज्वाइनिंग कर लेता, क्योंकि मेरे 86.86 नंबर बैठ रहे थे, और एक क्वेश्चन गलत नहीं होता तो मेरा 88 लगी है जो मेरिट, तो मेरा का नंबर हो जाता। लेकिन आपकी दुआ से शायद जो मेरा ALP है फाइनल हो जाएगा इसमें,
क्योंकि मेरे 80+ नंबर बैठ रहे हैं बेंगलोर जोन से। ठीक है, तो आप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, जिससे कि आपका फायदा और आपके दोस्तों का भी फायदा और साथ ही साथ हमारा भी फायदा हो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। संयोजकता मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयोजकता 2024 के 23 दिसंबर सन 2024 में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया कार्बन की संयोजकता कितनी है। मैं मेरी शॉर्ट वीडियो भी पढ़ रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो संयोजकता क्या होती है? संयोजकता नाम से ही तात्पर्य है संयोजकता, यानी कि संयोजन करने की क्षमता। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोला जाता है अष्टक, यानी कि अक्रिय तत्व, जो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, यानी वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं या अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये सारी गैस हैं। ठीक है, ऐसे इन ऐसे तत्वों की जो संयोजकता है शून्य होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य संयोजकता किसकी होती है? तो वे जो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, अक्रिय होते हैं, और जिनके कक्ष में यानी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। आगे है अपवाद भी है इसके कि 8 ही नहीं होते, अगर 8 ना होकर 2 हो तब भी अक्रिय होता है। जी हाँ, होता है बिल्कुल। कौन सा है? तो हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक ही 2 है। इस कारण से ये कैसा है? अक्रिय तत्व है। लेकिन जिन तत्वों के अंतिम कोश में 2 या 3 या डॉट डॉट 7 तक हैं, 2 3 4 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं या एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस प्रकार संयोजकता अंतिम कोश पर निर्भर करती है। आपसे पूछा जाए कि संयोजकता किस पर निर्भर करती है, तो अंतिम कोश पर। क्यों? क्योंकि अंतिम कोश ही बताता है कि किस तत्व की संयोजकता कितनी है। जैसे फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी संयोजकता 7 हो गई। क्यों? क्योंकि संयोजकता का मतलब मैंने बताया अभी संयोजन करने की क्षमता है, यानी कि किसी अपना अष्टक हमें पूर्ण करना है। तो किंतु अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन को 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो त्यागने होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा उसे 1 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त कर ले तो वो 8 अष्टक बना लेगा। तो इसकी फ्लोरीन की अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लोरीन की कितनी होती है संयोजकता? तो कितनी होती है? 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये पूरा चार्ट लगा हुआ, आप यहाँ याद भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? 1। हीलियम की मैंने बताया, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो अक्रिय हो गया, इसकी 0 संयोजकता। लिथियम के इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक या संख्या 3 है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसकी संयोजकता 1। ऐसी इसी प्रकार यहाँ पे पूछी गई है इस बार कार्बन की कितनी है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, और इसका जब विन्यास करेंगे तो 2 और 4 लिखेंगे, तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी संयोजकता होगी 4। आप कार्बन की आप किस-किस की याद रख सकते हैं? तो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कार्बन की याद रख सकते हैं आप, एक ऑक्सीजन की, एक फ्लोरीन की मैंने बताया कितना है, तो अभी 1 है क्योंकि उसे 1 आसानी से लेंगे। और दूसरा कहाँ गया पॉइंटर हमारा? ये रहा। एक सोडियम की याद रख सकते हैं कितनी है? 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम की याद रख सकते हैं, एल्युमिनियम की। इस प्रकार से आप यहाँ तक 18 तक याद रख लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आगे है परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्या होती है? तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु संख्या। रुक जा। परमाणु संख्या प्रत्येक परमाणु के नाभिक में, मैंने अभी बताया परमाणु के अंदर क्या हुआ? नाभिक। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया, वहां ध्यान नहीं रहा था। रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक भी होता है, और नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं नाभिक के अंदर, लेकिन नाभिक के बाहर कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो जो परमाणु संख्या है, एक परमाणु उपस्थित टोटल कुल कितने प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसकी परमाणु संख्या बताती है। यानी कि अगर किसी एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 5 है तो उसकी परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे जेड से, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु संख्या को तत्व के प्रतीक के नीचे लिखते हैं। ये पूछा गया है इसी बार कि पूछा किस प्रकार से गया था? पूछा इस प्रकार से गया था कि निम्न में से किसको
तत्व के सबस्क्रिप्ट या पदांश के रूप में लिखा जाता है। तो परमाणु संख्या को तत्व के प्रतीक के नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट या पदांश के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो इसका मतलब है कि 7 इसमें प्रोटॉन होंगे और ये क्या है इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या है। मैं अभी आगे बताऊंगा। जहां इसे परमाणु यानी द्रव्यमान संख्या को हम 14 से डिनोट करेंगे, 14 है मतलब ए से डिनोट करेंगे कितनी है 14, और परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करेंगे जो कितनी है 7। ठीक है, आगे है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों में आपको अंतर पता होगा। मैंने अभी बताया परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इन परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, नाभिक में ही टोटल द्रव्यमान होता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या है वो किस पर निर्भर करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या पर। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर द्रव्यमान संख्या निर्भर करती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें विद्यमान रहते हैं, नाभिक में, नाभिक में रहते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियन बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निम्न में से किसको न्यूक्लियन बोला जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोला जाता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या मैंने अभी बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं हम ए से। यहाँ नाइट्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या कितनी है 14, तो 14 का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इसमें कितना है जोड़ 14 है। ठीक है, एल्युमिनियम का द्रव्यमान भार कितना हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान भार कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और भार बात एक ही है 27 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, टोटल मिला के 27। ठीक है, और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो 12, ये भी पूछा गया है। कार्बन इस प्रकार से कार्बन में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आने वाली नई वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे नोटिफिकेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।